आइए आज के सेशन में आप लोगों को बहुत ही यूजफुल टॉपिक साइंस का लेकर के आए हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इनके बारे में अध्ययन करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, साथ में उपधातु के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। तो तत्वों का वर्गीकरण संक्षेप में समझ लीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना। तो तत्वों का वर्गीकरण जो है, अगर गुणधर्म के आधार पर देखा जाए, उनके गुणधर्म के आधार पर, गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके दो भाग हैं, नंबर 1 धातु और दूसरा है अधातु। इन्हीं के बारे में हमें आज स्टडी करना, लेकिन संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम जो है डोबरनियर ने किया था। कौन वैज्ञानिक नाम है? डोबरनियर। ये नोट डाउन कर लेना। तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? डोबरनियर ने 1829 ईस्वी में। कब किया था? 1829 ईस्वी में इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक, इनके नियम को हम त्रिक नियम के नाम से भी जानते हैं। तीन तत्वों का इन्होंने समूह बनाया था। इसके बाद दूसरा जो है वर्गीकरण किया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम में क्या है कि तत्वों को 8 समूहों में बांटा गया था। कितने 8 को लेकर के इन्होंने नियम दिया था। क्या नियम दिया था? कि तत्वों के इनके भौतिक और रासायनिक गुण किस प्रकार से एक दूसरे से मैच होते हैं। तो तीसरा जो है, जो आए वैज्ञानिक मेंडलीफ आए, जिसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से जानते हो। मेंडलीफ वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या कहा कि तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए। तो इन्होंने परमाणु भार का सहारा लिया। परमाणु भार, इन्होंने 3 तत्व लिए, 3 तत्वों का समूह बनाया, तत्वों का समूह, और ये 8 तत्वों का 8 तत्वों का समूह बनाया था, 8 तत्वों का समूह। लेकिन ये उतना कारगर साबित नहीं हुआ, ना ही जो है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम कारगर साबित हुआ। फिर तीसरे नंबर पे जो आपके आए वैज्ञानिक मेंडलीफ जी ने परमाणु भारों को आधार माना कि अगर तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके गुणधर्म आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे। इसके बाद आपका जो चौथा आया, जो आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वो आया आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी को किसने दिया था? तो आपको नाम लिख लेना है, मोजले नामक वैज्ञानिक ने। मोजले नामक वैज्ञानिक ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बताया गया मोजले द्वारा? कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए। तत्वों को किस क्रम में रखा जाए? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ध्यान देना। इनकी जो डेफिनेशन बनी कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन। अब आइए समझते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो डोबरनियर ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो त्रिक नियम प्रतिपादित किया। अगर पूछे क्वेश्चन कि त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया, तो डोबरनियर ने। कब? 1829 ईस्वी में। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व रखे गए समूह में? 8। अगला क्वेश्चन कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? उन्होंने क्या बताया था? तो उन्होंने क्या बताया था आधार? कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में यदि तत्वों को रखा जाए तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के गुणधर्म जो होंगे आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने नियम प्रतिपादित किया था कब? 1869 ईस्वी में। कब दिया था? 1869। फिर वहीं मेंडलीफ की सारणी को संशोधित करते हुए मोजले ने बताया था कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए। तो किस क्रम में रखा जाए तत्वों को? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो इतना याद रखना है। संक्षेप में आपको जानकारी दी गई। जब आपको ये तत्वों का वर्गीकरण पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा इसमें, तो आपको पूरा डिटेल लिखाया जाएगा, समझाया भी जाएगा। इतना तुम्हें याद रखना है, क्योंकि हमें आज स्टडी करना है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आइए अब समझते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तत्व। तो समझना, इसको नोट डाउन किया। आज प्रेजेंट टाइम में हमारे कुल तत्व हैं जो खोजे जा चुके हैं, टोटल 118 तत्वों का वर्गीकरण मिलता। तो ये याद कर लेना, 118 तत्व। कितने तत्व हैं वर्तमान में? कुल 118 तत्व। कुल कितने हैं? 118 तत्व हैं, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं। 94 तत्व क्या हैं? प्राकृतिक। और आपके जो 24 तत्व हैं, तो ये आपके हैं क्या? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित द्वारा, मानव के द्वारा बनाए गए हैं 24 तत्व। तो टोटल आपके कितने हो गए मिलाकर के? 118 तत्व। ये फैक्ट याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में कुल तत्व कितने हैं? 118। 94 तत्व आपके प्राकृतिक हैं और 24 तत्व आपके कृत्रिम हैं। क्लियर? क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 है। अगर पूछे प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 94। कृत्रिम की कितनी है? 24। याद रखना है। तो इन्हीं तत्वों को धातु और अधातु के रूप में बांटा गया। धातु और अधातु, जो 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, तो धातु और अधातु के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर? गुण धर्मों के आधार पर। तो आइए अब यहाँ से हम पढ़ते हैं पहले नंबर की हेडिंग, धातु क्या है। ये नोट किया? तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, धातु।
इंग्लिश में से बोलते हैं क्या, मेटल्स, धातु को समझना। तो ऐसे तत्व जिनमें चमक होती है, तो पॉइंट का नोट कर लेना। धातु में क्या होगी, नंबर 1 चमक होगी, चमक होगी। दूसरा लिख लीजिए, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा, ध्वनि उत्पन्न होती है, तार बनाया जा सकता है, पीट करके क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। दूसरा और चौथा, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक होती, सुचालक होती। पांचवा पॉइंट, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। इतने पॉइंट याद रखना है आपको। यानी वे तत्व जिनमें चमक होगी, ध्वनि उत्पन्न होती है, तार बनाया जा सकता है, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, मेटल्स बोलते हैं, याद रखना। धनायन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। जैसे ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो इसमें प्लस आयन आ जाएगा, तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो सोडियम का होता है तो ये घेरा होता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो 2 8 1 में टूटेगा, जिसमें से 2 कक्षक आपके अष्टक के रूप में पूरे हैं, एक फालतू पड़ा है तो ये किसी को दान दे देगा तो उसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। जब ये दान दे देता है जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्लस चार्ज यहाँ लग जाते हैं। क्लियर। तो ये है धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, जैसे क्या क्या हो गया, कौन कौन सी हैं धातु, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कापर हो गया, एजी हो गया, जिंक हो गया। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कापर, एजी का मतलब सिल्वर, जिंक आदि, ये सारी धातुएं हैं। जहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान देना, इसको नोट करिए, ये रेज कर रहे हैं। आपकी पारा धातु से क्वेश्चन बनता है। पारा जो धातु होगी, पारा धातु, ये पारद भी बोलते हैं। पारा धातु जो होती है जिसका संकेत Hg होता है, ये समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, पारा द्रव अवस्था में। शेष जितनी भी धातुएं आपकी होती हैं वो ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन इनकी कठोरता अलग अलग होती है। तो अगर पूछे कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो है आपकी पारा धातु। इसको याद रखना, Hg जिसका संकेत होता है, इसको पारद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारद। वहीं पूछता है कि सबसे अधिक विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है, तो सर्वाधिक बिजली किसमें दौड़ेगी, तो विद्युत की सर्वाधिक विद्युत की सुचालक, सुचालक धातु क्या है, चांदी। क्या है, Ag, चांदी कहते हैं। ये लैटिन नेम है इसलिए इसको Ag से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो चांदी का जो है आपका संकेत Ag होता है, सर्वाधिक विद्युत की सुचालक होती है, इसमें सर्वाधिक विद्युत प्रवाहित होती है। क्लियर। तो ये तो रहा धातु। अब आइए समझते हैं अधातु। तो अधातु में लगभग जो है धातु का अपोजिट होता है, कि जिनमें चमक नहीं होती, जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु। तो समझ लीजिए अधातु किसे कहते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, अधातु। इसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो वे तत्व जिनमें चमक नहीं होती, चाहे पॉइंट बना के लिख लीजिए, चाहे जैसे चमक नहीं होती, चमक नहीं होती है। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा, तार नहीं बनाया जा सकता, तार नहीं बनाया जा सकता। चौथा पॉइंट यह है, ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती, विद्युत की कुचालक, सुचालक नहीं कुचालक, कुचालक होती। कहने का मतलब इनमें आसानी से विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। पांचवा पॉइंट लिख लेना, ये ऋणायन, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। अब ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करने की इनमें क्षमता होती है। जैसे कह दिया जाए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें माइनस चार्ज बना जाएगा, इक्वल टू Cl हो जाएगा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और जो देते हैं उनमें धनायन और जो लेते हैं उनमें ऋणायन लगाया जाता है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, अधातु हैं। अब आइए कुछ इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखना। तो जो आपकी ब्रोमीन धातु है, ब्रोमीन धातु Br, अधातु, ब्रोमीन अधातु, यह द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। समान ताप पर यह द्रव अवस्था में होगी, ये याद रखना। ब्रोमीन और धातुओं में पारा, अधातुओं में ब्रोमीन को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, पारा, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो ब्रोमीन होती है, तो याद रखना है। क्लियर।
और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें पाई जाती है? तो फ्लोरीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोरीन, याद रखना है। इसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। उम्मीद है कि सेशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज बहुत ही साइलेंट मूड में बैठे हैं आप लोग। तो समझते हैं अगला, धातु और अधातु हो गया। अब आइए उपधातु समझते हैं। तो उपधातु किसे कहते हैं? तो याद रखना है, बिल्कुल इजी है, कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, धातु के गुण हो, अधातु के भी गुण हो, उपधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु जैसे एंटीमनी, AsB, जर्मेनियम, ये सारी कौन सी हैं आपकी? उपधातु हैं। एंटीमनी, जर्मेनियम, तो इनको याद रखना है। ऐसे तत्व जिनमें धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट हेडिंग समझना है आपको, मिश्र धातु, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। मिश्र धातु, मिक्स्ड मेटल्स। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से मिश्र धातु बनाई जाती है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से मिश्र धातु बनती है, मिश्र धातु बनाई जाती है। तो इसको याद रखना है। जैसे आपका पीतल का उदाहरण समझ लीजिए। पीतल क्या क्या मिलाकर बनता है? कापर प्लस जिंक। कापर आपका होता है 80%, जिसको तांबा बोलते हैं, और जिंक जो होगा वो आपका 20% होगा। तो इस प्रकार से पीतल का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे स्टेनलेस स्टील हो गया, सोल्डर हो गया, तो सारी मिश्र धातुएं होती हैं। तो जैसे हमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पीतल का निर्माण किन धातुओं से होता है, तो याद रखना है तुम्हें ट्रिक, पीतल का निर्माण किससे होता है? तो पिताजी। तो पी से पीतल समझना, क्या समझना? पीतल बराबर, ता से तांबा हो गया, और जी से जिंक हो गया, जिंक। तो इस तरह से याद रखना है, पिताजी से पीतल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका परसेंटेज जो होता है 80% आपका कापर, 20% आपका Zn होता है, Cu और Zn। तो इस प्रकार से आपकी मिश्र धातुएं बनती हैं। एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक धातुएं ले ली जाती हैं और उसका मिश्र धातु के रूप में निर्माण कर लिया जाता है। तो आज के सेशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट्स के बारे में बातें की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कल या नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपका ये मंडलीय की अवस्था सारणी या तत्वों का वर्गीकरण से रिलेटेड जो है टॉपिक लेकर के बताया जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही। थैंक यू।